जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धनसुख एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली की जो कभी भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनके बिजनेस ने टेलीकॉम, इंफ्रा, पावर और डिफेंस तक अपनी तूफानी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन समय का पहिया घूमता है और ग्रह जब दिशा बदलते हैं, जब कार्मिक डेबिट का समय आता है ना, तो अच्छे अच्छे इंटेलिजेंस ही धरी रह जाती है। व्यक्ति के सभी निर्णय विपरीत सिद्ध होने लगते हैं। जिन निर्णयों के कारण उसे एक समय पर लाभ हुआ, वही निर्णय विपरीत होने लग जाते हैं। यह होता है कार्मिक ऋण का समय। तो जब ग्रह दिशा बदलते हैं, कार्मिक ऋण का समय आता है, तो जीवन की कहानी भी बदल जाती है। और आज हम देखेंगे कि इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे, जिन्होंने इन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया और किस कार्मिक ऋण के कारण इन्हें आर्थिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, इन्हें अर्श से फर्श की यात्रा करनी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो हमारे धनसुख एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इस कुंडली में लगन की। इस कुंडली के लगनेश शनि को देखेंगे तो अपने से 12वें भाव में बैठे हैं। यदि आपको ये ना कहा जाए कि ये भारत के सबसे चौथे अमीर व्यक्ति थे, तो आप कहेंगे कि लगनेश द्वादश भाव में बैठा है, व्यक्ति को सफलता कम मिलेगी। किंतु इन्होंने तो ऊँचाइयों का शीर्ष छुआ। अब यहाँ सिर्फ लगन को नहीं देखना होता, लगन के साथ जो ग्रह नक्षत्र ऊर्जा को जोड़ रहे हैं, लग्नेश के साथ किन ग्रहों की युति बन रही है, लग्नेश के साथ किन नक्षत्रों की युति बन रही है, लग्नेश के साथ नवांश की स्थिति में यह कुंडली क्या कह रही है। अन्य और भी ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके अनुसार कुंडली को परिभाषित करना चाहिए। केवल एक ग्रह से कोई भी कुंडली का पहिया नहीं चलता है, ठीक? तो इनके लग्नेश की कुल मिलाकर सभी पैमानों पर यदि इनके लग्नेश को स्थापित किया जाए, तो इनके लग्नेश शनि की स्थिति यह बताती है कि यह व्यक्ति जन्म से ही बड़े लक्ष्यों और बड़े विज़न के साथ पैदा हुए हैं। अब जिन स्थितियों ने इन्हें सपोर्ट किया, उनमें से एक स्थिति थी पंचम भाव में सूर्य-बुध के बुध-आदित्य योग की स्थिति। अब बुद्धि भाव में सूर्य-बुध का बुध-आदित्य योग, जिनके कारण इन्हें उच्च बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता और लीडरशिप का वरदान मिला। इसके कारण इनकी सोच तेज, तेज व्यवहार, बड़े प्रोजेक्ट सँभालने की क्षमता, बड़ी-बड़ी परेशानियों में लीडर बनकर उन परेशानियों को चुटकियों में सॉर्ट आउट करने की क्षमता, इस बुध-आदित्य योग ने इन्हें प्रदान करी। उसके बाद नवम भाव में कन्या राशि में राहु, बुध की राशि में राहु, जो बुध-आदित्य योग बनाकर सूर्य बैठे हैं। नवम भाव में कन्या राशि के राहु ने इनके एम्बिशन को कई गुना बड़ा किया और इनके प्रोजेक्ट्स में इन्हें सफलता देने में, ऊँचाइयों तक पहुँचाने में इस राहु का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, तो उसका ठीकरा राहु के सिर फोड़ दिया जाता है कि राहु खराब है, इस कारण ऐसा हो रहा है। जबकि यहाँ प्रैक्टिकल कुंडली आपके सामने है। जब इस व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा आई, तो इन्होंने ऊँचाइयों को छुआ, यह शीर्ष पर पहुँचे। और भी मेरे पास ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं, जिनमें मैं देखता हूँ कि राहु की दशा में व्यक्ति ने बहुत गज़ब का राइज़ करते हैं। जिनका राहु बढ़िया होता है ना, उनके जीवन में महाशब्द उनके आगे लगता है। जैसे इस व्यक्ति के जीवन में महाधनी जुड़ा। धनी तो बहुत होते हैं, किंतु ये महाधनी बने। देखिए, जब भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो महाशब्द, ये राहु की देन है। इनका इतना बढ़िया राहु रहा कि उन्होंने इनको एक बुलंदियों तक पहुँचाया। अब ऐसा क्या हुआ कि ये उन बुलंदियों से डाउनफॉल इनका स्टार्ट हुआ। तो देखिए, हमने बात की थी कि टेलीकॉम सेक्टर में भी ये बिज़नेस टाइकून थे। अब टेलीकॉम सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर को कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है ना। अब कुंडली में कम्युनिकेशन का भाव कौन-सा है? तीसरा भाव।
तीसरे भाव में कौन विराजमान है? केतु ग्रह। केतु के बारे में शास्त्र एक बात कहते हैं, "केत छुड़ावे खेत", ठीक? और केतु विराजमान कहाँ पे है? मोक्ष की राशि में। मीन राशि मोक्ष की राशि है। अब मोक्ष किसे मोक्ष धन की प्रबलता, बुलंदियों पर पहुँचना, यह भौतिक जीवन का हिस्सा है, किंतु मोक्ष कैसे आता है? त्याग से। अब केतु वहाँ विराजमान हो गए और केतु की जो अन्य ग्रहों के साथ स्थिति बनी, तो वह स्थिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इनका केतु इनके जीवन में कार्मिक ऋण लेकर आया। इनका केतु कार्मिक डेबिट का कारण था इनकी कुंडली में। जिसके कारण जब इनके जीवन में केतु का अध्याय शुरू हुआ, तो जो इनकी अ, फर्म की सबसे बड़ी कंपनी थी आरकॉम। इस आरकॉम में दिवालिया घोषित इन्हें करना पड़ा। इस आरकॉम में लॉसेस आने शुरू हो गए और ये आरकॉम सबसे बड़ा कारण बनी इनके जीवन में डाउनफॉल का। ऐसा देखने में आया इनके जीवन में, ठीक? अब जब ये केतु की इस अन्य ग्रहों स्थितियों के कारण डाउनफॉल में आए, तो सबसे पहले एक्टिवेट क्या हुआ? सबसे पहले एक्टिवेट हुआ ऋण भाव। अब आप कहेंगे ऋण भाव में तो बुध ग्रह है और शुभ स्थिति में है। बुध ग्रह शुभ स्थिति में है किंतु अपने से 12वें भाव में बैठ गए और इनकी नवांश के साथ दशमांश कुंडली में, नवमांश कुंडली में और जितने भी पैमाने होते हैं, यदि उन सब का विश्लेषण हम करते हैं, तो हम पाते हैं कि सबसे पहले इनका ऋण भाव एक्टिवेट हुआ। अब ऋण भाव एक्टिवेट होने से क्या हुआ? बड़े कर्ज लेने पड़े। बड़े निवेश को सक्सेस करने के लिए, बड़े प्रोजेक्टों को सक्सेस करने के लिए इन्हें उस समय बड़े निवेश लेने पड़े। जो आरकॉम डूबने की कगार पर पहुँच रही थी, उसके लिए इन्हें बड़े ऋण लेने पड़े। देखिए ना, ज़रिया बनता है। यदि आप जब बुलंदियों पे होते हैं ना, तो व्यक्ति में बहुत कॉन्फिडेंस होता है और यू टर्न एग्ज़ैक्ट वहीं पे लगता है जब आप पीक पे होते हैं। चाहे वो डाउनफॉल का हो, चाहे वो राइज़ का हो। यू टर्न हमेशा पीक पे लगेगा, ठीक? और जब व्यक्ति पीक पे होता है ना, जब वो राइज़ के पीक पे होता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस इतना होता है और जब वो डाउनफॉल के पीक पे होता है, तो वो टूट इतना चुका होता है कि वो बड़े स्टेप लेने में हिचकता है। और जो व्यक्ति राइज़ के पीक पे होता है, तो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो बड़े निर्णय लेने में हिचकता नहीं क्योंकि पिछले 20 साल से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी, उसके सभी फैसलों को सटीक सिद्ध कर रही थी। किंतु कार्मिक ऋण का यह समय आया और यह व्यक्ति यह नहीं जान पाए कि यह कार्मिक ऋण का समय आ गया और इनके बड़े फैसले वहां पर कार्मिक ऋण के कारण गलत होने लग गए। ऐसा नहीं है कि इनकी बुद्धिमत्ता पे कोई संशय था या इन्होंने बुद्धिमानी से निर्णय नहीं लिए। सूर्य बुध की यह स्थिति दिखा रही है कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दूर की सोच रखने वाले हैं। किंतु ग्रहों की चाल के आगे, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आगे ना किसी की नहीं चलती है। व्यक्ति बेबस हो जाता है, जिनके कारण इनके प्रोजेक्ट वहाँ फेल हो गए। इन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब भारी पूँजी, भारी मेंटेनेंस, भारी कॉम्पिटिशन में आरकॉम के डिफ़ॉल्ट होने के बाद इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब ग्रह डाउनफॉल नहीं देते। देखिए, अब यहाँ पे आप कुंडली का कन्क्लूज़न नहीं निकाल सकते कि अर्श पर गए और फिर फर्श पर आए दैट्स पिक्चर पूरी अभी बाकी है पिक्चर देखिए। इनका डाउनफॉल तो आया, किंतु दशाओं की दृष्टि से भी देखा जाए ना और नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली का विश्लेषण किया जाए, जितने भी 9 प्रकार के पैमाने बनते हैं, जिसके बाद किसी की भी घटना का सटीकता से वर्णन किया जा सकता है, तो उन पैमानों को देखा जाए, तो आने वाला जो समय है, अभी इनकी शनि की अंतर्दशा चल रही शनि की महादशा चल रही है और शनि क्या कार्य करते हैं? शनि संघर्ष देते हैं, ऐसा आप सबने सुना होगा, किंतु संघर्ष की डेफिनेशन क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग। आपका एक घर है, आप उसे तोड़कर दोबारा बनाएँगे, ठीक है? अब जब तोड़ेंगे ना, तो सब मिट्टी, धूल, कबाड़ सब हो जाएगा, है ना? किंतु जब उसे रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके बाद उसे आप दोबारा से रेनोवेट करेंगे, तो वह घर पहले से भी ज़्यादा भव्य दिखाई देता है। तो ये जो शनि की दशा होती है, यह पुनर्गठन की दशा होती है।
रिस्ट्रक्चरिंग की दशा होती है। हाँ, इस दशा में वित्तीय दबाव अवश्य होता है मीन्स देसी भाषा में इसे कह सकते हैं कि हार्ट टाइट होना। हार्ट टाइट जैसी समस्याएँ आ जाती हैं, केसेज़ जैसी समस्याएँ, एलिगेशन जैसी समस्याएँ आती हैं, जो इनको भी झेलनी पड़ी। किंतु जो भी समय पिछले कुछ वर्षों से इनके जीवन में आया था, वह अब बीतने वाला है। अब शनि की महादशा में इनका जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो कह सकते हैं कि तोड़ने का पीरियड था, वो पीरियड खत्म हो रहा है और दोबारा से पुनर्गठन का समय आ रहा है। क्योंकि ग्रहों की इस कार्मिक ऋण को जितना इनका ऋण था, वह ये चुका चुके। देखिए, यहाँ ऋण की बात वित्तीय ऋण की बात नहीं हो रही, कार्मिक ऋण की बात हो रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने जो इनसे कार्मिक ऋण लेना था, बात उसकी हो रही है। वो ऋण इनकी कठिनाइयों के कारण, इनकी जो भी इन्होंने मुश्किलें झेली, उन सब मुश्किलों से इन्होंने वह ऋण पेड़ किया। अब शनि आए हैं, तो अनुशासन भी सिखाएँगे, व्यवस्था भी सिखाएँगे, धैर्य भी देंगे, ठीक है? एक्सपेंशन ज़रूर रुक गया, किंतु व्यक्ति जीवन असेसमेंट मोड में ज़रूर आ गया, किंतु अब जो ट्रांज़िट ग्रहों का होगा, जो इनकी दशा महादशा अंतर्दशा बोल रही हैं और जो नवमांशपति बोल रहे हैं, दशमांश कुंडली बोल रही है, तो अब ये स्वयं को दोबारा से राइज़ करेंगे। बात अब भविष्य की कर रहे हैं। ग्रह चाल बताती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा इंडिकेट करती है, संकेत दे रही है कि आने वाले वर्षों में शनि-बुध या शनि-बृहस्पति के प्रभाव दोनों की ही स्थिति से व्यक्ति को स्थिरता आएगी इनके जीवन में, कानूनी राहत आएगी और आर्थिक संतुलन भी प्राप्त होगा। कुंडली दिखाती है कि 2026 से 2030 जैसे-जैसे वर्ष आगे बीतेंगे, धीरे-धीरे इनके बिज़नेस में सुधार आएँगे, नए अवसर आएँगे और नई पार्टनरशिप्स इनके आगे खड़ी होंगी। अब देखिए ना, शुक्र, मंगल भी इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। अब नीच भंग राजयोग क्या कहता है कि नीच भंग देखिए शब्द देखिए इसको संधि विच्छेद करेंगे, नीच प्लस भंग प्लस ये राजयोग। सबसे पहले शब्द आया नीचता अर्थात डाउनफॉल, फिर वो भंग, फिर वो डाउनफॉल भंग हुआ, उसके उपरांत राजयोग। तो कुंडली यह इंडिकेट करती है कि पहले से भी ज़्यादा प्रबल राजयोग इनके जीवन में आने वाला है, तो जो कि 2026 से स्टार्ट होने का संकेत देता है। ज्योतिष कहता है किसी व्यक्ति का जीवन एक चक्र है, उत्थान भी होता है और अवसान भी होता है, लेकिन हर अवसान के बाद पुनर्जन्म भी आता है। तो यदि आप भी अपने बिज़नेस से रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेरी करना चाहते हैं कि यह कैसा समय है, डाउनफॉल का समय है, राइज़ का समय है, किस सेक्टर में आप राइज़ कर सकते हैं, कौन-सा सेक्टर आपको डाउनफॉल की ओर ला सकता है, तो आप अपनी कुंडली से उसे अच्छे से जान सकते हैं। उसके लिए आप हमारे पास अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि आपका कौन-सा कार्मिक ऋण है जिसके कारण आप सफल नहीं हो पा रहे हैं या कौन-सा समय ऐसा आएगा कार्मिक ऋण का जो आपकी सफलता में बाधक बन सकता है। ठीक है? तो इनकी कुंडली हमें एक बात सिखाती है कि सफलता कभी स्थायी नहीं होती और चुनौतियाँ भी कभी स्थायी नहीं होती। ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद होता है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।